हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। दोस्तों, अगर आपने डीएलएड का फॉर्म भर रखा है, बिहार डीएलएड का, जिसका एग्जाम 2024 में जनवरी या फरवरी में होने वाला है, तो अगर आप देखिए उसमें से 25 क्वेश्चन जो है ना, 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। साइंस में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मैं आपको तीनों का लगभग 300 साढ़े 350 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें 350 प्लस फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आपने फिजिक्स एक बार पढ़ रखे हैं, सही से पढ़ रखे हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपका फिजिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। अगला पॉइंट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद है, या इसे हम बोल सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में पूछे तो 10⁻15 हो जाएगा, अगर किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है ना। एक पारसेक यानी कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या बोल सकते हैं 3.08 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला है, एक पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻−12 सेकंड। 10⁻−12 सेकंड एक पिको सेकंड बराबर होता है, याद रखिएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है ना। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ओके। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। क्या होता है? ठोस कोण की इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन। उसके बाद है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। उसके बाद है, एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। न्यूटन का मात्रक होता है डाइन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। अगला है पॉइंट, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। अगला पॉइंट है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। उसके बाद है, वेग तथा त्वरण का ऐसा मात्रक। वेग तथा त्वरण का ऐसा मात्रक, वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक यानी कि एंगस्ट्रम इकाई, एंगस्ट्रम की इकाई क्या होती है? लंबाई का। एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का। अगला पॉइंट है, कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग का इकाई क्या होता है? मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। अगला पॉइंट है, एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को इस तरीके से लिखते हैं, बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। उसके बाद अगला पॉइंट है, ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। 1 केजी राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 केजी राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। उसके बाद एक वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो वायु में। अगला पॉइंट है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणा करने पर क्या मिलता है? संवेग मिलता है। गति का नियम था न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने, याद रखिएगा। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयकार। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयकार। उसके बाद है अगला पॉइंट, रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। रॉकेट का पलायन आधारित किस नियम पे होता है? न्यूटन के तृतीय नियम गति पे। न्यूटन के तृतीय गति नियम पे। ठीक है। अगला पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला बात है, छोटा जी स्मॉल जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है कहाँ का? ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है ग्रेविटेशन यानी कि जी का मान। छोटा जी का मान, जी का मान कितना होता है? ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला पॉइंट है, जी का मान शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगला पॉइंट है, भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला पॉइंट है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। कितना होता है परिक्रमण काल? 24 घंटा। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। कितना होता है? 1/81। उसके बाद चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। अगला पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। अगला पॉइंट है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, घटता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी का हुआ। और सौरमंडल के लिए हो गया 42 किलोमीटर पर सेकंड। 42 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अगर इतना वेग से किसी चीज़ को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा, और इतना वेग से अगर किसी चीज़ को फेंका जाए तो वो सौरमंडल से ही बाहर चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसा पॉइंट पूछ लिया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है, खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। एक होता है, इसे बोलते हैं
एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जैसे खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष, खींचे हुए कमानी में भंडारित होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो, याद रखिएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। देखो, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत को करेगा तो डायनमो याद रखिएगा, और विद्युत को यांत्रिक करेगा तो विद्युत मोटर याद रखिएगा। किसी एक को याद करिए तो कंफ्यूज हो जाइएगा, एक को याद करिए दिमाग से लगा सकते हैं कि इसका उल्टा विद्युत मोटर का होता है, ठीक है ना। फ्यूज तार का होता है प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न। फ्यूज तार जो घरों में लगाया जाता है बोर्ड सब में, तो उसमें देखिए प्रतिरोध उसका क्या होता है, उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है, ठीक है ना। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का। अगला पॉइंट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है ये दोनों, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो आधारित है किसके नियम पे, तो पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का, ट्रांसफार्मर का क्रोड क्या होता है, बना होता है नर्म लोहे का। अगला पॉइंट है अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो बैंगनी का, अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो बैंगनी का। ये सब पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल का। सबसे अधिक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है अपवर्तनांक लाल का। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से, समुद्र की गहराई किस चीज़ से मापी जाती है, तो फेदोमीटर से, याद रखिएगा। समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में, समुद्र की दूरी किस इकाई में मापी जाती है, तो नॉटिकल मील में। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, याद रखिएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा, प्रकाश का कैसा रंग होगा, किस चीज़ के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक पूछे तो लाल रखिएगा, और सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक पूछेगा तो लाल रखिएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछेगा तो बैंगनी, और सबसे कम अपवर्तनांक पूछेगा तो बैंगनी रंग का। दूसरे एक दूसरे से उल्टा होता है, ठीक है ना। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। निर्वात में जो रेडियो तरंग और प्रकाश का जो तरंग होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की जाती है रोमर ने, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमर ने। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। नेक्स्ट पॉइंट है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। नेक्स्ट है आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा तथा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ये सब पॉइंट आपको शायद याद ही होगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया बोलते हैं, को दूर करने पर होता है अवतल लेंस का, निकट दृष्टि में अवतल याद रखिएगा, और दीर्घ दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में आप याद रखिएगा उत्तल लेंस का, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश क्या है दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश किस रूप में संचारित होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो है ना प्रकाश संचारित होती है, ठीक है ना। किस रूप में, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर। इसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है उतना ही कम, जहाँ प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है, लाल के। परिकीर्णन पूछे सबसे कम तो लाल का, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का, ठीक है ना, और सबसे कम अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर जो वापस आता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी अवरोध से टकरा कर तथा उसके किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है, तो प्रकाश का विवर्तन कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर से बनता है, तो पीछे से। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण किस ओर से बनता है, तो पीछे से। नेक्स्ट पॉइंट है दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, दो समानांतर दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है ना। मानव शरीर का समान ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, या केल्विन में बोलेंगे तो 310 केल्विन, याद रखिएगा। टेम्परेचर 37 सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं वायुमंडल दाब का ऐसा मात्रक होता है बार, क्या होता है बार। एक पॉइंट छूट गया है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट उष्मा, याद रखिएगा। वायुमंडल दाब का मापा जाता है बैरोमीटर के जरिए, वायुमंडल प्रेशर को किस चीज़ से मापते हैं, बैरोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, घटेगा। थोड़ा सेंस लगाइए, अपने समझ जाइएगा। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जल का घनत्व अधिकतम कितना पे होता है और आयतन कितना पर न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण,
बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान आने के कारण। जब भी बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब समझ आएगा कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है कि वर्षा होने वाला है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है कि दिन साफ होने वाला है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने वाला, और अचानक गिर जाएगा तो समझ आइए आंधी तूफान आने की संभावना है। नेक्स्ट है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है कितना पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है 1। आवृत्ति और आवर्त के गुणनफल का मान कितना होता है 1। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में और ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैस में। ये 2 पॉइंट आई थिंक याद होगा आपको कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ पे, ठोस में, और ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैस में। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैसों में। अगला पॉइंट है ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग, प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा या 332 मीटर पर सेकंड। ये याद रखिए, ध्वनि का चाल कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो पतली होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि क्या होती है, पतली होती है। लेकिन पॉइंट है ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारत्व क्या होता है, कम होता है। कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, मोटी होती है। सिंपल सी बात है, जिसमें आवृत्ति ज़्यादा होगी वो पतली होगी और जिसमें आवृत्ति कम होगा वो मोटी होगी। ठीक है ना। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। जब भी मैक संख्या 1 होगा इसका अर्थ होगा कि पिंड का चाल और ध्वनि की चाल 1 है। नेक्स्ट है, यदि मैक संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल क्या है, दोगुना है। मैक संख्या का मान अगर 2 है तो ध्वनि का चाल दोगुना है। यदि मैक संख्या का 1 से अधिक है तो पिंड का चाल पराध्वनिक है। क्या है, पराध्वनिक है। उसके बाद यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या है, अति प्राध्वनिक है। क्या है, अति प्राध्वनिक है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकंड। और लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकंड। ध्वनि में वायु में 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, माइक्रोफोन। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है, तो हाइड्रोफोन के जरिए ये काम होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है, मेगाफोन। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है, मेगाफोन। ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है, तो टैप रिकॉर्डर द्वारा। नेक्स्ट है, कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, 40 से 60 डेसिबल। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंग के समान होता है, तो अवश्रव्य। क्या होता है, अवश्रव्य। क्या होता है, अवश्रव्य। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम अलग करेंगे तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट है, अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं क्रमशः नर्म लोहा और इस्पात के। अस्थायी चुंबक जब भी पूछे तो नर्म लोहा का बनेगा, अस्थायी चुंबक जब भी पूछेगा तो इस्पात का बनेगा। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा और अस्थायी चुंबक इस्पात का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है 18 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब भी कोई चमक रहा है ना तो ये सीधा सीधा आंतरिक परावर्तन में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है ना। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, किस तरह कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने का मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। तो कौन बल के सिद्धांत पे, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना ब्लॉटिंग पेपर की स्याही सूखने का कारण है केशिकत्व क्रिया। कौन क्रिया है, केशिकत्व क्रिया। त्वरित चालक बनाया जाता है तांबा का। त्वरित चालक किसका बनाया होता है, तांबा का। नेक्स्ट है, त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बनाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक के। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक के। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। याद रखिए, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर और हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर। क्या होता है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट है, पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम
या बोरोन की छड़। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन का छड़। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक घट जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का जो क्वथनांक है वो घट जाता है। नेक्स्ट नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था हेनरी बेकुरल ने। उसके बाद ज्योति फलक्स तथा शक्ति का मात्रक होता है ल्यूमेन तथा वाट। ज्योति फलक्स का होता है ल्यूमेन, शक्ति का होता है वाट। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है 39 डिग्री सेल्सियस पारा का होता है और क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश में परिकर्दन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। सूर्य में प्रकाश के परिकर्दन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा? दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण कारण किस कारण से दिखाई देता है? व्यतिकरण कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण। एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टजन ने। कब किया था? 1895 में। 1895 में एक्स किरण की खोज की थी रॉन्टजन ने। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर का इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी द्वारा। रॉकेट प्रौद्योगिकी में जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका दरमियान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहेगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय होगा 2 गुनी। नेक्स्ट पॉइंट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। स्प्रिंग की अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं पर्यायनयन बल। क्या था? सॉरी, प्रत्यानयन बल। ताप का एसआई तथा सीजियस मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और सीजियस मात्रक सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। याद रखिए ताप की बीमा होता है ml पर पावर -1 T पावर -2। अगर फॉर्मूला याद है तो ये निकलना बहुत ही आसान होता है। ताप का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। वर्क होता है ml पावर -1 और T अपॉन T पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है बल का एसआई मात्रक था सीजियस मात्रक। बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन और सीजियस मात्रक पूछे तो डाइन होता है। बल आघूर्ण भार संवेग वेग त्वरण तथा विस्थापन ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। क्या है? सदिश राशियाँ है। इसी प्रकार ऊर्जा कार्य दूरी मात्रक लंबाई आयतन तथा क्षेत्रफल ये सब अदिश राशियाँ हैं। क्या है? अदिश राशियाँ हैं। याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव पृष्ठ ऊर्जा तथा बल प्रवणता की बीमा होती है m पावर -1 L पावर 0 T पावर -2। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन हो तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? 1/6 होता है तो यानी कि 60 गुना 1/6 हो जाएगा 10 न्यूटन। यदि किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 kg है तो उसका चंद्रमा पर भी कितना होगा? द्रव्यमान 70 kg होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वजन में परिवर्तन होता है यानी कि भार में वेट में परिवर्तन होता है। आप कितना kg यहाँ पे है और चंद्रमा पर भी उतना ही kg रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जब भी कोई वस्तु की चाल अगर आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो जब भी चाल आधी होगा तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। याद रखिए यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी क्योंकि mv² तभी बढ़ेगा तो 2 गुना से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि जब प्रकाश में चाल कितना होता है 10⁻10 मीटर पर सेकंड ऊर्जा समीकरण है। क्या है? ऊर्जा समीकरण है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को जिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है? किस मतलब जिस सिद्धांत के नाम से क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आइंस्टीन जी तो बता दिए। उसके बाद है प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के परमाणु होते हैं उच्च ताप पर आयनित अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय। कांच किस प्रकार का ठोस है? किस प्रकार का ठोस है? तो अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघात वर्धनीय ठोस पदार्थ है सोना। अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ है क्वार्ट्ज और प्लेटिनम। नेक्स्ट है सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है टंगस्टन। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है टंगस्टन। भारत में मीट्रिक पद्धति अपनाई गई वर्ष 1957 में। लंबाई के मात्रक मीटर को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के पदों में परिभाषित किया गया वर्ष 1960 में। 1 मीटर बराबर होता है क्रिप्टॉन 86 के नारंगी प्रकाश के 1650 और 763.73 तरंग दैर्घ्य के। सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है माइक्रोन में। सूक्ष्म जीवों की लंबाई किस मापी जाती है? माइक्रोन में। अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी क्वार्ट्ज घड़ी होता है। क्या होता है? क्वार्ट्ज घड़ी। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट है किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के वेग को कहते हैं सापेक्ष वेग। नेक्स्ट है वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है
कोणीय वेग। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? ओमेगा। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? ओमेगा। सिंबल क्या होता है? ओमेगा। किसी पिंड में के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। जब भी वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है तो पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। स्टेशन के समीप आते हुए गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है या क्या होता है? मंदन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदन उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आइजैक न्यूटन ने गति के अपने 3 नियमों का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया उसका नाम क्या था? तो प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व के नाम से, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का किस अन्य नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। चलिए, किसी पिंड को दिया गया आवेग बराबर होता है पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के। क्या होता है? पिंड में उत्पन्न संवेग और परिवर्तन के। नेक्स्ट है, त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार महसूस होता है बढ़ा हुआ। कैसा महसूस होता है? बढ़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, त्वरित गति से नीचे उतरते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार अनुभव करते हैं घटा हुआ। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में से अपरिवर्तित रहेगा द्रव्यमान। चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पृथ्वी की और किसी वस्तु के गिरने से उसका वेग संवेग क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की और किसी वस्तु के गिरने पर उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। अभिकेंद्र बल बराबर होता है यानी कि फोर्स इक्वल टू mv²/r। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को कहते हैं रेखीय वेग। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय वेग। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल का परिमाण होता है नियत रहता है। अभिकेंद्रीय बल का परिमाण नियत रहता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा निरंतर बदलती रहती है। किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाला बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है? जड़त्व आघूर्ण का। बर्फ पर स्केटरिंग करना उदाहरण है जड़त्व आघूर्ण का। नेक्स्ट पॉइंट है, एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, झूले पर झूलती हुई लड़की के खड़े हो जाने पर आप आवर्तकाल हो जाता है कम। क्या हो जाता है? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। किसी गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है आवर्ती गति के कारण। किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु की अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्व बल के कारण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गुरुत्व बल की प्रकृति सदैव होती है आकर्षण की। पृथ्वी पर किसी वस्तु के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। ये आई थिंक पहले भी ये पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट है, आदर्श मशीन वह है जिसकी दक्षता की मात्रा होती है 100%। नेक्स्ट है, भौतिक तुला कार्य करती है आघूर्ण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10⁻6 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। बल और वेग का गुणनफल कहलाता है शक्ति। बल और वेग का गुणनफल क्या होता है? शक्ति होता है, यानी कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर वायुमंडल दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुना 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी तल पर वायुमंडल दाब का मान। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो वॉन म्यूरिक द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बल के कारण दर में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? तो उत्प्लावन बल के कारण कोई भी वस्तु जब डूबा हुआ होता है तो उसे हम उठाते हैं तो वो हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पे किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना जो है यह वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल में डूबा रहता है? तो 11/12 भाग जल में डूबा हुआ रहता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट और नेक्स्ट है, साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो 1/12 यानी कि 11/12 पानी के अंदर रहता है और 1/12 पानी के ऊपर में रहता है। जब कोई जहाज जल की सतह पर तैरता है तो विस्थापित जल का द्रव्यमान कितना होता है? जहाज के द्रव्यमान के बराबर ही, जितना जहाज के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है ना। लोहे के एक टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, तरल तथा गैसों में से किसमें श्यानता नहीं होती है? तो ठोस में। नेक्स्ट है, द्रव्यों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है?
ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता क्या हो जाएगा, घट जाएगी। नेक्स्ट है, गैसों की श्यानता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है। ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ जाती है और ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाती है गैस में। लेकिन दर में ऐसा कंडीशन है, दर में है कि ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाएगी, लेकिन गैस में ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, पॉइज क्या है, श्यानता गुणांक का मात्रक है। पॉइज क्या है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदे की चाल किस घटक पर निर्भर करती है। तो बूंदों की त्रिज्या पर, बूंदों की त्रिज्या पर कार्य करती है। क्या होती है, घटक पर निर्भर करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पेंटागन, पेंटागन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौली के सिद्धांत पर। पेंटागन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पर। रबर तथा स्टील में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील, स्टील है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो संपीड्यता। क्या बोलते हैं, संपीड्यता। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो सहसंजक बल। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल। क्या बोलते हैं, आसंजक बल। वह कौन सा बल है जिसके कारण किसी द्रव की बूंद संपर्क में आते हैं और संपर्क ही मिलकर एक हो जाती है, तो ससंजक बल। स्याही कागज पर क्यों चिपक जाती है, तो आसंजक बल के कारण। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, तो क्रांतिक ताप। कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो जल का। नेक्स्ट पॉइंट है, कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलती है, ठोस का गलनांक, ठोस का गलनांक। किसी द्रव के उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है, द्रव का क्वथनांक। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इस परिघटना का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है। ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, याद रखिए। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह वक्तव्य किसका नियम कहलाता है, तो किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स लॉ है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषण होते हैं। नेक्स्ट है, थर्मस प्लास का आविष्कार किसने किया था, तो डेवर ने। कौन था, तो डेवर। डेवर प्लास्क क्या है, थर्मस प्लास्क का ही दूसरा नाम है डेवर प्लास्क। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था, तो सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, फारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री आर। र्यूमर पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री र्यूमर। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है, तो 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं, तो परम शून्य। क्या बोलते हैं, परम शून्य, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, ऐसे तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग में लाए जाते हैं कहलाते हैं उत्तापमापी। क्या होता है, उत्तापमापी। नेक्स्ट है, प्रकाश कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन का कनिका सिद्धांत, न्यूटन का कनिका सिद्धांत। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो हाइगेंस ने यह बात कहा था। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो मैक्सवेल ने। किसने कहा, तो मैक्सवेल ने। वह कौन सा वैज्ञानिक था, वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। तो ये आइंस्टीन थे जो इस तरह के वक्तव्य बताए, यानी कि इस तरह की बातें कही। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित करती है, ध्रुवन। प्रकाश तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित करती है, ध्रुवन। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो परिकिरण की घटना के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दो समान प्रकार के आवेशों में किस प्रकार का बल काम करता है, तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। नेक्स्ट है, दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा हो तो उस धारा को क्या कहते हैं, दिश धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदलती रही हो तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा। टॉर्च में प्रयुक्त सेल है प्राथमिक सेल। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था, तो एल जादुर वोल्टर,
क्या था नाम इसका, एल्कोजाद्रो वॉल्टर। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का आविष्कार था एडिसन ने। बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण रोकने के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है। किस चीज़ में, तो ट्यूबलाइट में। दोस्तों इस वीडियो में टोटल मैंने 350 प्लस साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन बताए वन लाइनर, जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप पढ़ रखे हैं एक बार तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा वन लाइनर था। आई होप आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। क्या इस सीरीज को हम इसी तरह बढ़ाएंगे, इसी तरह केमिस्ट्री और बायो का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के 300 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। अगर आपने बढ़िया से जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को सही से पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करिएगा तो याद रहेगा, वरना भूल जाइएगा, ठीक है। तो अगर आपने भी डीएलएड का फॉर्म भर रखा है 2024 में, जो डीएलएड होगा एग्जाम जनवरी या फरवरी के महीने में होने वाला है, अगर आपने फॉर्म डाल रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, अगर इस पूरे क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम लोग रिवीजन करते हैं और आराम से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक, आप खुद जानते हैं क्या करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जंतु विज्ञान का जनक भी बोल सकते हैं, कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये जो वर्ड है ना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किए थे लेमार्क, जो फ्रांस के थे, एवं ट्रेनिरेनस, क्या था, ट्रेनिरेनस, ये जर्मनी के थे। इन्होंने 1801 ईस्वी में जो है ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज की थी तो बेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में, बेंटिंग एवं वेस्ट ने, ये दो साइंटिस्ट है जो इंसुलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज की थी सी फंक ने किया था, सिंपल याद रखिएगा, फंक ने 1941 में विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है जो मृत आरबीसी हो। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। उसके बाद प्रोटीन बना होता है 20 यानी कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर जो है प्रोटीन बना होता है। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन की, 20 यानी 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वासियोर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण, बच्चों में क्वासियोरकर और मरासमस का रोग होता है। नेक्स्ट है, मल में दुर्गंध होती है किस किस कारण, इंडोल तथा एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण जो होता है मल में दुर्गंध होती है। नेक्स्ट है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट है, वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर, यकृत, याद रखिए। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्रोमोजोम का नामकरण किया था वाल्डियर ने, क्रोमोजोम का नामकरण किया था वाल्डियर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने। बाइल या पित्त का निर्माण होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन, जो है वह दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, लार का पीएच मान होता है 6.67, ये अम्लीय होता है, ठीक है, लार का पीएच मान। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर, प्रकृति क्षारीय होती है, ये क्षारीय होती है लार। नेक्स्ट है, लार में नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह में, मुंह से होता है, ठीक है ना। भोजन का जो पचने का आरंभ प्रक्रिया होती है मुंह से ही शुरू होता है। मानव शरीर का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस, क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46, 23 जोड़े में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल बताया था, तो किसने बताया था डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल, वाटसन एवं कीक ने डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल बताया था, याद रखिएगा।
उसके बाद है आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। नेक्स्ट है सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है रक्त समूह ओ को। यूनिवर्सल यानी कि ओ रमुक्त जो इसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो सबको ब्लड दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान होता है 7.4, प्रकृति इसका क्षारीय होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने किया था 1980 में। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, यानी कि प्लीहा को जो है ना आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में O2 को पहुंचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन है आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में O2 ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। इन सभी चीज़ों में जो होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण ल्यूकोप्लास्ट सॉरी श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसे, का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन तक, यानी कि डब्ल्यूबीसी 1 से 4 दिन तक ही जीवित रहता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद रक्त का रंग लाल होता है किस कारण? तो हेमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने या जमने में सहायक है तो फाइब्रोनेजिन। कौन है? फाइब्रोनेजिन रक्त को थक्का बनाने या जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलर ने। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलर ने। विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी? क्रमशः हॉलकट एवं हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन जो है वह बी एंड सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई एंड के। ए डी ई एंड के जो है वसा में घुलनशील है, जल में बी एंड सी याद रखिएगा। शरीर में जल का भार होता है 65 से 80%, यानी कि शरीर के में जल का कितना भार होता है? 60 से 80% होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए 4 से 5 लीटर कम से कम। ठीक है ना। अस्थियों तथा एवं दांतों का निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डी के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, दांतों सबके लिए होता है। ठीक है। अस्थियों दांतों का निर्माण में सहायक होता है फास्फोरस। नेक्स्ट है हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसका जो स्रोत है यानी कि कौन कौन चीज़ में विटामिन ए पाया जाता है? आपका अंडा हो गया, गाजर हो गया, दूध हो गया, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो स्रोत है वो आंवला, नींबू सब में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिस्फेरॉल। इसका जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी कि विटामिन डी को पाने के लिए सूर्य का प्रकाश ही काफ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर, जिसे घेंगा रोग भी बोलते हैं। लोहा की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया, जिसे अरक्ता भी बोलते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है लोहा ही होता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी1 के कारण, इसे थायमीन भी बोलते हैं। इसी कमी से जो है विटामिन बी1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, रिकेटस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण जो है वह जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन ई के कारण। नेक्स्ट है रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन के कमी के कारण। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है एस्फिग्मोमेनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है एस्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट है मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है। मनुष्य एक दिन में कितना श्वसन करता है? 2200 बार, यानी कि 1600 kg वायु एक दिन में श्वसन करता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हॉर्बे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हॉर्बे ने। आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12, साइनोकोबालामीन इसे बोलते हैं, साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं विटामिन बी12 को। इसी में पाया जाता है कोबाल्ट। आरबीसी का निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुईन हॉक ने।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है 280 दिन तथा 308 दिन। गाय का होता है 280 दिन तथा भैंस का होता है 308 दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल क्रमशः रेफ्लेसिया तथा वोल्फिया होता है। सबसे बड़ा जो है फूल वो क्या होता है? रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी भी बोलते हैं, तथा दमा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा जो होता है, ये प्रभावित होता है इन सभी बीमारियों से, ठीक है ना। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। उसके बाद है कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन क्रमशः कहलाता है एंटोमोलॉजी तथा ऑर्नियोलॉजी। क्या कहलाता है? कीट पतंग तथा पक्षियों का अध्ययन जो क्रमशः कहलाता है, तो ये कीट पतंग का अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, और पक्षियों का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्नियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है होम्योपैथी के आविष्कारक हैं हैनीमैन। होम्योपैथी के आविष्कारक है हैनीमैन। सबसे बड़ा बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है लोडोकिया जो है वो सबसे बड़ा बीज होता है, और सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। नेक्स्ट है सबसे सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन, ठीक है ना। शुद्ध जल, समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान होता है, ये क्रमशः 7 होता है शुद्ध जल का, और समुद्र का जो जल होता है उसका 8.4 होता है जो क्षारीय होता है, और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है, ठीक है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आरबीसी तथा तिल्ली। आरबीसी तथा तिल्ली मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। उसके बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग के बचाव के लिए। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया तथा टेटनस, काली खांसी, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है लीची का खाने का योग्य भाग होता है एरील। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो एरील खाते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। टिटनेस, कोट, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा। जो जबड़ा होता है ना, मुंह के अंदर जो जबड़ा होता है उससे सबसे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वही। शरीर की सबसे छोटी होती है स्टेपस, जो कान के पास होता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, उड़ू अस्थि भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती है 206, और मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। सर्वग्राही के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। एक सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है एबी को, और सर्वदाता बताए थे ओ को कहा जाता है, और सर्वग्राही रुधिर वर्ग एबी को कहा जाता है, यानी कि एबी जो है वह सभी से ब्लड ले सकता है, ओ से, ए से, बी ग्रुप, सभी ग्रुप वालों से। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। लंग्स में जो होता है रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, अब्डू ग्रंथि बोलते हैं, ये पाया जाता है कहाँ? तो गला में। नेक्स्ट है शरीर की समान ऐच्छिक क्रिया, यानी कि चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क, या सेरिबेलम, सेरिबेलम भी बोलते हैं अनुमस्तिष्क को। तो ये चलना, बोलना, घूमना, ये सब का कौन कंट्रोल करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है, या सेरिबेलम, याद रखिएगा, ना कि सेरिबरम। सभी मानसिक क्रियाओं यानी कि चेतना, यादाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण करता है कौन? सेरिबलम, सेरिबरलम, ठीक है ना। परम मस्तिष्क भी बोलते हैं अनुमस्तिष्क को, सेरिबेलम था, ये सेरिबरम है, ठीक है। तो ये जो है चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि, ये सब कंट्रोल कौन करता है? सेरिबरम। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क, मेंजाइटिस। नेक्स्ट है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है, ये जीवाणु एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सारे रोग कौन से कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट है पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है परजीवी है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये सारी चीज़। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 13 से 50 से 1400 ग्राम तक के बीच होता है मस्तिष्क का वजन। इंसुलिन का स्रावन होता है लैंगर हैंस की द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा में, ठीक है, बी कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में होती है टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट है लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है यकृत और पिल्हा में। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। नेक्स्ट है ट्रोकोमा एस्टिगेमेटिज्म, यानी कि अबिंदुकता तथा मोतिया बिंद से प्रभावित होने वाला अंग है आँख, ठीक है। नेक्स्ट है टमाटर के लाल रंग के कारण होता है लाइको, यानी कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किस चीज़ का होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। नेक्स्ट है गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम लगभग, यानी गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 लगभग। स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्रमशः करते हैं ऑनरोलॉजी होता है ना, ऑनिरोलॉजी होता है वह स्वप्नों तथा सौंदर्य का होता है केलोलॉजी। नेक्स्ट शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकंड, ओके। नेक्स्ट मनुष्य के लिंग निर्भर करता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है पर उसके क्रोमोसोम पर। उसके बाद तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्षों से। नेक्स्ट है राइजोबियम, जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है क्रमशः लाल प्रकाश तथा बैंगनी प्रकाश में। नेक्स्ट है पक्के आम में पाया जाता है विटामिन ए।
नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। ठीक है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकला जाता है कॉर्निया। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, इसे सेरेब्रम भी बोलते हैं। सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन होता है। नेक्स्ट है सॉरी ब्रिक की इकाई होती है नेफ्रॉन। त्वचा के रंग का कारण होता है मिलेनिन पिगमेंट। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद है अनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। अनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है सिम्बी पौधे की जड़ में। नेक्स्ट है आरएच एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी में। नेक्स्ट है सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स तथा असत्य फल फॉल्स फ्रूट का उत्पन्न होता है क्रमशः अंडाशय तथा बीजांड में। सत्य फल जो होता है इसका जो उत्पन्न होता है ये अंडाशय में होता है और असत्य फल जो होता है बीजांड से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्ता के काटने से जो होता है हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है। नेक्स्ट है हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट है डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण होता है इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। उसके बाद है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट है स्पॉन्डी स्पॉन्डिलाइटिस लाइटिस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है मेरुदंड। उसके बाद है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक वायरस है जो जनित बीमारी एक जनित यानी कि एक वायरस जनित बीमारी है सार्स कोविड। ठीक है ना। नेक्स्ट है मलेरिया कोब लिखा हुआ है कोविड मत पड़ेगा। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा यानी कि एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग होता है ये होता है नामक टीनिया पेडिस फंगस बोलते हैं इसके कारण। ठीक है ना। टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण जो ये कौन सी बीमारी होती है? एथलीट फुट नामक रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता का कारण होता है हृदयघात हार्ट अटैक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने से प्राय होता है हैजापीलिया तथा टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस। एड्स एक वायरस होता है HIV इसे उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस इम्यूनो वायरस। जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डार्विनवाद। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डार्विनवाद सिद्धांत। नेक्स्ट है मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? तो 100। नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग को इसके अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं? तो गोल्गी काय को। नेक्स्ट है लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक कार्बनिक अणु है। नेक्स्ट है किन क्रियाओं का संचालन करता है DNA का मुख्य कार्य क्या है? अनुवांशिक। किन क्रियाओं का संचालन करना DNA का मुख्य कार्य क्या है? तो अनुवांशिक। नेक्स्ट है DNA की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में। RNA का संश्लेषण किससे होता है? DNA से। RNA का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? RNA मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो जनन कोशिकाओं में। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। याद रखिएगा सबसे बड़ी जो सेल होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो मानव तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा गेली गेलिसो गेलिसोपिक्टम गेलिसोपिक्टम की माइकोप्लाज्मा गेलिसोपिक्टम की जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का यह नाम किसने दिया? तो बेंडा एंड वेस्ट ने दिया था। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था। पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है? तो एक आयत के बराबर होता है। पादप प्लांट सेल का जो आकार होता है वह लगभग आयत की तरह ही होता है। और जंतु कोशिका का आकार किसके समान होता है? एक वृत्त की तरह जंतु का सेल होता है यानी कि हम लोग का भी सेल जो होगा वो एक सर्किल की तरह होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था किसने देखा था? तो विर्चाउ ने। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की दृष्टिकोण कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? मैक्स सुल्ज ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो क्रोमेटिन पदार्थ से। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीकरण क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी कहलाता है। DNA से RNA बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं DNA से RNA बनाने की विधि को। नेक्स्ट है RNA से अगर DNA बनाने की विधि क्या बोलेंगे? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो याद रखिएगा। डीएनए से आरएनए, डी से आर तक के जाने में ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, यानी कि एबीसीडी का डी याद रखिए और डी से आर, यानी कि आर तो लास्ट में आता है ना, तो याद रखिए जो एबीसीडी लिखते हैं तो अल्फाबेट का जो परफेक्ट तरीका लिखने का डी के बाद आर होता है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया, तो मटर का। नेक्स्ट है अनुवांशिकता या अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई क्या है, जीन है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जीनोम बोलते हैं। आहार नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मुख से मलद्वार तक। नेक्स्ट आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। पीत यानी कि बाइल का रंग किस प्रकार का होता है, तो पीला एवं हरा। जो बाइल का पीएच मान होता है इसे 7.7 होता है। मनुष्य में कितना बाइल प्रतिदिन बनता है, तो 700 से 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है ग्रहणी क्या है, ग्रहणी एक नलिका है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। उसके बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारण की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग कौन है, यकृत ही होता है। हृदय का रंग किस प्रकार होता है, तो लाल। हृदय का भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम। सीरा का स्रावित रक्त का रंग होता है बैंगनी। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है, तो 5 लीटर। एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, लगभग 2 अरब से अधिक। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब से अधिक बार धड़कता है। स्वतंत्रता रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन है, थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन। नेक्स्ट है अम्लीय अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है या बढ़ती है। रक्त की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मेलोडर्म से। रक्त की प्रकृति विलयन है, हल्का तो क्षारीय होता है। रक्त मुख्य रूप से किसका वाहक है, तो ऑक्सीजन का। रक्त का कोशिकीय भाग क्या कहलाता है, रुधिराणु। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले रंजक है हीम। याद रखिए। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ जाता है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या हो, रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट है रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है के। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से लगभग 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम आई थिंक डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्जाम अगर देने चाहते हैं देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप रसायन विज्ञान एक बार पढ़ चुके हैं, बढ़िया से पढ़ चुके हैं, तो आपको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए था। देखिए इसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। फटाफट चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान शब्द का विकास सर्वप्रथम हुआ मिस्र में। कहाँ हुआ था, मिस्र में। रसायन विज्ञान का संबंध शब्द विकास सर्वप्रथम कब हुआ, मिस्र में, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता था, क्या बोलते थे इससे प्रारंभ में, केमिटेकिंग बोलते थे, क्या बोलते थे, केमिटेकिंग। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है एंटोनी लेबोजियर। नेक्स्ट है परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। उसके बाद है 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद लाफिंग गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस N2O कहलाती है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है मार्स गैस कहलाती है मीथेन। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएसिटोफिनॉन को बोलते हैं, क्लोरोएसिटोफिनॉन को हम बोलते हैं अश्रु गैस, ठीक है ना। नेक्स्ट है जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल प्योर होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, यानी इसका फॉर्मूला बोलेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद चूने के पानी को सफेद बनाता है CO2 गैस। कौन बनाता है, CO2 गैस जो है वो चूने को पानी को सफेद बनाता है। नेक्स्ट है सिगरेट का लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सिगरेट के लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है H2SO4 को। क्या बोलता है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया होता है CO2 गैस। अगला है दूध उदाहरण है इमल्सन यानी कि पायस का। दूध उदाहरण है इमल्सन यानी कि पायस का। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है H2SO4। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है H2SO4। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुले रहना। नेक्स्ट है जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट जो है उसका प्रयोग किया जाता है जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम एल गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन।
नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है मतलब 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सभी गैसों शून्य आयतन घेरती है 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट है दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होते हैं लाल फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 यानी कि नाइट्रोजन। जो जल में कम घुलता है, सबसे कम घुलता है वो है नाइट्रोजन यानी कि N2। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे बोलते हैं साइड्रम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट है विद्युत बल में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं आर्गन। विद्युत बल में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं आर्गन। नेक्स्ट है गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। गोबर गैस तथा बायोगैस के प्रमुख घटक है मीथेन। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग का तथा लाल रंग होता है। क्रमशः बेरियम हरा रंग तथा स्ट्रोंसियम होता है, ये होता है लाल रंग का। ठीक है ना। नेक्स्ट है वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट है समान ताप एवं दाब यानी कि NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है कौन कौन करती है बताइए? ओजोन परत। कौन बोलते हैं? ओजोन परत। नेक्स्ट है कक्ष ताप पर द्रव धातु है पारा यानी कि मरकरी। उसके बाद है साधारण नमक यौगिक होता है चीनी C12H22O11, ये भी एक यौगिक है। ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन का एक क्या है अपरूप है। क्या ऑक्सीजन का एक अपरूप है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है फ्रियोन। कौन है? फ्रियोन। इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC भी बोलते हैं, इसे फ्रियोन भी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है सिलिकॉन से। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है सिलिकॉन से। नेक्स्ट है गैस जिससे सरी मछली की तरह गंध आती है, उसे बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। ठीक है। उसके बाद जो है पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है। नेक्स्ट है जल में चाक का निलंबन है। जल में चाक का निलंबन है एक विषमांगी मिश्रण है। पेट्रोल और जल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। शक्कर एवं जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। एल्कोहल एवं जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, एक समांगी मिश्रण है। उसके बाद सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? सभी समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन बोलते हैं। उसके बाद है कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेफ्थलीन आदि जल में क्या है? अविलय होते हैं। ये सारे के सारे चीज जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। नेक्स्ट है शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीन में उपयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल का। नेक्स्ट है चीनी, फिटकृत, नीला थोथा या कॉपर सल्फर बोलते हैं नीला थोथा को। नमक, अल्कोहल आदि विलय है जल में। ये सारे के सारे विलय हैं। और अभी जो हमने बताया कपूर, गंधक, ये सब अविलय है। ठीक है। उसके बाद धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन क्या है? धुआं का उदाहरण है। नेक्स्ट है फिटकरी का जल में विलयन उदाहरण है ठोस का दर में विलयन का। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देता है, उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। और ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाते, उसे बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? अनअपघट्य। ठीक है, अनअपघट्य। नेक्स्ट है बादल तथा कोहरा है, ये कोलाइडी विलयन है। क्या बोलते हैं? कोलाइडी। बादल तथा कोहरा है कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट है अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलन। अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है क्रिस्टलन। नेक्स्ट है साधारण जल में आशुद्ध जल बनाया जाता है आसवान विधि से, डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट है मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करते हैं अवसादन और निस्तांतरण से। नेक्स्ट है द्रव के अणुओं के बीच की दूरी को कहते हैं अंतर आणविक दूरी। यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। उसके बाद प्रोटॉन पर आवेश होता है एक इकाई धनात्मक। क्या होता है? एक इकाई धनात्मक। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। नेक्स्ट है प्रोटॉन क्या एक नाभिकीय कण है जो धनावेशित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 गुणा 10⁻24 ग्राम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1837 गुना अधिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1837 गुना अधिक। उसके बाद हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ को कहते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इकाई ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का भार होता है एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग। ठीक है ना। उसके बाद है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन होते हैं धनावेशित। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। न्यूट्रॉन का खोज किया था किसने? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। उसके बाद है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। उसके बाद ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे कहलाते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स बोलते हैं। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उसे बोलते हैं समभारी। याद रखिएगा, एक तो याद रखिए, इसका रिवर्स याद रखिएगा। बस एक याद रखिए और दूसरा याद मत कीजिएगा, ताकि एक याद रखने से दोबारा दूसरा खुद ब खुद याद आ जाए, मतलब समझ पाइएगा कि इसका एक रिवर्स होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है H1 H2 H3 यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम व
ट्राइटियम। उसके बाद जिन पदार्थों के भौतिक गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाते हैं? अपरूप होता है, अपरूप। ठीक है। उसके बाद ग्राफाइट व हीरा अपरूप है किसका? कार्बन के। परमाणु के बाह्य कोष में यानी कि बाहर वाले कोष को क्या कहते हैं? संयोजी कोष कोष बोलते हैं, संयोजी कोष। ठीक है ना। उसके बाद बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जिन तत्वों के परमाणु का बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु होते हैं अक्रिय गैस। क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। उसके बाद सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव है ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन। रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाले कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव है ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट है, अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, दहन अभिक्रिया की प्रवृत्ति होती है उष्माक्षेपी। उसके बाद आयरन में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन एक है रासायनिक परिवर्तन। सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक। सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक। सभी अधातुओं को ऑक्सीकरण संख्या होती है ऋणात्मक। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय प्राप्त हुआ है मोसले को। नेक्स्ट है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम है आधुनिक आवर्त नियम। क्या है? आधुनिक आवर्त नियम। उसके बाद है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें कहते हैं आवर्त यानी पीरियड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को कहते हैं एस ब्लॉक। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को कहते हैं डी ब्लॉक। और समूह 13 से 18 तक के तत्वों को कहते हैं पी ब्लॉक। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार बढ़ता है। बाएं से दाएं की तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण घटता है। किसी नारंगी और नींबू में पाए जाने वाले अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। खट्टे दूध में पाए जाने वाले अम्ल है लैक्टिक अम्ल। इमली में पाए जाने वाले अम्ल है टाइट्रिक अम्ल। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है हरा कशिश। ठीक है ना, हरा कशिश से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है। ठीक है। उसके बाद उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल है एसिटिक अम्ल। अम्लराज होता है नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कायदा अनुसार एक यानी कि ये जो इसका जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है। उसके बाद है, लाल चींटियों बर्रे व बिच्छू में पाए जाने वाले अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद है, सिरका और अचार में पाए जाने वाले अम्ल है एसिटिक अम्ल। उसके बाद है, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है सारेल के वृक्ष में। नेक्स्ट है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग बनता है उसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल का। से में पाए जाने वाले अम्ल है मौलिक अम्ल। अगर ये वीडियो आपको बहुत स्पीड में लग रहा है तो आप सेटिंग से स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से देखिए। और मैंने आपको पक्का कहना है अगले 20 मिनट तक मैं आपको लगभग 400 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज बनाने में प्रयुक्त क्षार है कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा टर्मेरिक पत्र यानी हल्दी पत्ते को क्या कर देगा? भूरा कर देते हैं। क्या भूरा कर देते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से बनते हैं लवण। क्या बनते हैं? लवण। पीएच का मान किसने दिया? एसपी सॉरेनसन ने ये जो पीएच का मान के बारे में बताया था। ठीक है। पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मूल्य एक संख्या होती है कहाँ से? 0 से लेकर 14 के बीच में। 0 से लेकर 14 के बीच में। नेक्स्ट है, ऐसे विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होता है। और ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे वो क्षारीय होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरके का पीएच मान 2.5 से लेकर के 3.4 तक होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 तक होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। मनुष्य की लार का पीएच मान होता है 6 से 7.5 के बीच में। ठीक है ना। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं। उसके बाद है, रेडियो सक्रियता है एक नाभिकीय प्रक्रिया। ठीक है। रेडियो सक्रियता क्या है? एक नाभिकीय प्रक्रिया। रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय प्राप्त है हेनरी बैगुरल को। नेक्स्ट है, गामा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कणों के वेग जो होता है, अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। नेक्स्ट है, अल्फा कण किस पर प्रभाव डालता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट पर। नेक्स्ट है, बीटा कणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला है, बीटा कण का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। नेक्स्ट है, बीटा कणों का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है और बीटा कणों का भेदन क्षमता जो है अल्फा कणों की अपेक्षा होती है यानी कि 100 गुनी अधिक होती है बीटा कणों का भेदन क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट है, गामा किरणों की खोज क्यूरिक दंपति ने की थी। नेक्स्ट है, गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा। पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु के आधार पर। ठीक है। अगला है, परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन
की क्रिया पर, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर। नेक्स्ट है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा एक परमाणु बम क्रमशः बने थे यूरेनियम एवं प्लूटोनियम का, यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का बना हुआ था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वो। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिक संलयन की प्रक्रिया पर, सूर्य से प्राप्त प्रकाश का और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है नाभिक संलयन। क्या है? नाभिक संलयन। नेक्स्ट है स्वर्ण घुल जाता है एक्वा रेजिया में, यानी कि अम्लराज में। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। उसके बाद है पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। उसके बाद है ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट है हाइड्रोजन कार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। कांच मिश्रण है बालू और सिलिकेट का। उसके बाद लोहे का शुद्धतम रूप है कौन सा? पिटवा लोहा। कौन है? पिटवा लोहा। बेस मेकर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को, बेस मेकर जो प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को। नेक्स्ट है कांस्य यानी ब्राउन मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। सर्वाधिक आघात वर्ध धातु होता है सोना। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। सिनेबार यानी कि HGS प्रमुख अयस्क है पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। नेक्स्ट है फ्यूज का तार तथा टाका बना होता है शीशा और टीन का। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है हीरा का गलनांक बिंदु है 3500 डिग्री सेल्सियस। वायुयानों के टायर तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस है हीलियम। सोडियम को संचित कर रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनियम। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लित रेशा था नायलॉन। मिल्क और मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि MgOH2 को। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम क्लोरेट। स्टेनलेस स्टील में से धातु है लोहा, निकेल तथा क्रोमियम का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट यानी कि Na2SiO3 है। ठीक है ना? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण क्या था? वैज्ञानिक न्यूलैंड ने। किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है AMU यानी कि AMU में। ठीक है ना? नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। क्या है आइसोप्रीन का? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है लाइम सिलिका तथा एल्यूमिना। उसके बाद है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद शुद्ध सेलुलोज बनता है कागज से। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2। रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है कॉपर 90% होना चाहिए तथा एल्यूमिनियम 10% हो जाना चाहिए तो वह रोल्ड गोल्ड बन जाता है। कॉपर यानी कि 90%, एल्यूमिनियम 10%। DDT का प्रोग्राम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन DDT का फुल फॉर्म है। सर्वाधिक भारी धातु है ऑस्मियम। सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरॉल का। सफेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। दर्भ स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है तांबा। सोने के आभूषण जब बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपकरण। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है पिंच ब्लेड से। प्रोड्यूसर गैस वायु अंगार गैस मिश्रण होता है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी कि N2+CO का। भाप अंगार गैस या जल का गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, यानी कि H2+CO का। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश, प्रिस्टले था ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। ठीक है। उसके बाद है हीलियम आर्गन तथा थोरियम के आविष्कारक थे। तो हीलियम का जो आविष्कार था वो लोकेर किया था और आर्गन का रेमजे और थोरियम का बर्जीलियस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हीलियम बता ही दिए। घास तथा पत्ते में पाया जाता है ऑक्जेलिकम। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिकम। महो स्केल का प्रयोग किया जाता है धातुओं की कठोरता मापने के लिए। याद रखिएगा। लोहा का निष्कर्षण किया जाता है हेमाटाइट अयस्क से। हेमाटाइट अयस्क है, इसी से किया जाता है लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। भोपाल गैस कांड यानी कि 3 सितंबर 1984 को जो है तो उसमें क्या रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसोनाइट एक किसे कहते हैं? गैस का होता है पार्ट। ये गैस है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। नेक्स्ट है एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन सल्फर की होगी। नेक्स्ट है सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट यानी कि 96% कार्बन होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। दर्भ उपावस्था में पाए जाने वाले धातु पारा है। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। नेक्स्ट है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन और फूलों का रंग उड़ा देती है फ्लोरीन गैस। लोहा का इस्पात बदलने के लिए उसे मिलाया जाता है निकिल का। नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम, निकिल तथा लोहा का। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट है रासायनिक युग का सबसे छोटा कण है परमाणु। और उसके बाद है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। कच्चे फलों को आर्टिफिशियल जो पकाते हैं तो उसे कौन सी गैस से पकाते हैं? तो एसिटिलीन से यार। ठीक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है CB देसाई ने, यानी कि निर्माण किया था CB देसाई ने गोबर गैस का। आदर्श गैस समीकरण होता है PV = NRT। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है U238। ओके। तांबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायराइड से।
तांबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायराइड से। चश्मे का लेंस बना होता है क्रुक्स कांच का। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं सोडा में। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। यूरिया का रासायनिक नाम यानी कि कार्बामाइड CuNH2 ऑल टू, ठीक है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक थे जेम्स हैरिसन और क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लांक ने। फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4, ठीक है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। पनीर बनाने में प्रयोग होने वाले किण्वन है, किण्वन को क्या बोलते हैं, रेनिन। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से, ठीक है। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है हराकसिस, ठीक है। टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण का, ठीक है ना। उसके बाद लाल फॉस्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र होता है क्रमशः P2 और P4। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा जो टेम्परेचर है कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व गैस है SO2 से NO2। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है नॉन सटिक बर्तन की ऊपरी परत बना होता है टेफ्लॉन का, ठीक। उसके बाद अगला है लैंपों तथा ट्यूबों में क्या भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है, तो नियोन गैस भरी होती है। उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, अच्छा चालक कौन है, चांदी। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। लोहे के जंग में उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन एवं नमी, ऑक्सीजन एवं नमी। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ यानी कि इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे रखा जाता है कहाँ पे, जल में डुबाकर, यानी कि जल में फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। और एक क्वेश्चन और, सोडियम को हवा में लाने पे आगे पकड़ लेती है, इसलिए उसको किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आई थिंक 350 प्लस ही क्वेश्चन होंगे वन लाइनर जो मैंने आपको करवा दिए। ये सभी एग्जाम के लिए पर्पज से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवीजन आराम से कर सकते हैं। इस तरह के मैंने फिजिक्स का भी बना रखे हैं, ये केमिस्ट्री का था, और हम नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजी का भी बना देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू मच सो मच। चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा, बाय।